चलो एक बार रिवीजन कर लो। इससे पहले क्लास में अनुसूची से पढ़े थे ना। चलो अनुसूची में देखेंगे ध्यान से। कुल कितने अनुसूची हैं बताओ। टोटल कितना है? 12 अनुसूची। पहला अनुसूची का संबंध बताओ, संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में। दूसरा अनुसूची वेतन भत्ता पेंशन। तीसरा अनुसूची शपथ। चौथा राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, ठीक है ना। पांचवा अनुसूची एसटी/एससी प्रशासन। छठवीं अनुसूची एसटी/एससी मित्री में, कैसे याद करेंगे? एसटी/एससी मित्री में वाला है। सातवीं अनुसूची बताओ, सूची के बारे में है, संघ राज्य और संवर्ती। आठवीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख है। नौवीं अनुसूची संपत्ति अधिग्रहण, क्या बता देंगे? 10वीं अनुसूची दल बदल, ठीक है ना। 11वीं पंचायती राज। 12वीं नगरीय निकाय। क्लियर है सबका? फिर अपन देखे थे भाग 1 का संबंध किससे है? संघ और राज्य क्षेत्र। कहां से कहां तक अनुच्छेद आता है? 1 से 4। अनुच्छेद 1 में क्या है? क्या लिखा है? भारत राज्यों का संघ है, और इंग्लिश में यूनियन, क्योंकि संघ भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। बाकी देखे थे परिसंघ, फिर फेडरेशन, यूनियन, ऐसा करके ना। अनुच्छेद 2 में क्या देखे थे? विदेशी राज्यों को भारत में मिलाया जा सकता है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। जैसे सिक्किम को कब मिलाया गया था? 16 मई 1975 को मिलाया गया था। क्लियर है तक सबका? चलो अनुच्छेद 2 तक देख चुके थे। अनुच्छेद 3 से आगे देखते हैं। चलो बातें ना करें। चलो अनुच्छेद 3 के बारे में देखते हैं, क्या खास बात है अनुच्छेद 3 के अंदर ना। चलो अनुच्छेद 3 में देखो क्या बताया गया है। सिंपल आपको याद रखना है कि जैसे अनुच्छेद 2 में हम देखे थे कि विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है, वैसे ही होता क्या है कि भारत देश के अंदर जैसे कि अभी वर्तमान में कितने राज्य है बता दो? 28 राज्य है। कितने राज्य हैं? अभी इन 28 राज्यों का अगर हमको नाम चेंज करना है, नाम में परिवर्तन करना है, समझ आ पा रहे हैं? इसके अलावा हम बात कर सकते हैं सीमाओं का, अगर हमको चेंजेस करना है कि सीमाओं को बढ़ाना घटाना है, ठीक है ना। आ रहा बात समझ में? या किसी एक राज्य को तोड़कर एक नया राज्य भी बना सकते हैं। एक नया राज्य अगर हमको बनाना है, तो ये सारे इस प्रकार से जो काम होते हैं अनुच्छेद 2 के तहत किए जाते हैं। किसके तहत किए जाते? सॉरी, अनुच्छेद 3 के तहत किए जाएंगे कि भारत देश के अंदर वर्तमान में जितने भी राज्य हैं उनका नाम में परिवर्तन, ठीक है ना, सीमाओं में हेर फेर या सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, और एक राज्य से एक नया राज्य का भी हम गठन कर सकते हैं। एक राज्य को तोड़ के क्या बना सकते हैं? नया राज्य भी बना सकते हैं। किस अनुच्छेद में यह लिखा है बताओ? अनुच्छेद 3 में। और ये सब जो काम हम देखे, ये पूरे जो काम कौन कर सकता है? तो केवल कौन कर सकता है? संसद। कौन करेगा बताओ? संसद। तो ये है अनुच्छेद 3। क्लियर है सबका? कि वर्तमान में स्थित राज्यों का नाम, सीमा या नए राज्यों का गठन, ये सब करना किसका काम होता है? संसद का। किस अनुच्छेद में यह लिखा है जल्दी बताओ? अनुच्छेद 3। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी देख लो। जैसे हमारा जो छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो किससे टूट के अलग हुआ है? तो मध्य प्रदेश से टूटकर कौन सा स्टेट बना है हमारा? छत्तीसगढ़। आ रहा समझ में? वैसे ही जैसे मान लो बिहार से टूटकर कौन सा राज्य बना था? तो आप बताओगे झारखंड। क्या बना है आपका? झारखंड जो बना है वो बिहार से अलग हो बना है। जैसे आंध्र प्रदेश से टूटकर कौन सा स्टेट बना है? तेलंगाना। तो इस सब के से कईयों एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। तो ये सब जो काम हम देखते हैं किस अनुच्छेद के तहत होता है?
अनुच्छेद 3 में ये नियम लिखा है, याद रहेगा सभी को, बन जाएगा अनुच्छेद 3। आगे बढ़े, ठीक। चलो अनुच्छेद 3 के बाद नेक्स्ट हमारा आएगा अनुच्छेद 4। चलो अनुच्छेद 4 में देखो आपको क्या याद रखना है। अनुच्छेद 4 में हम जो लिखे हैं, सॉरी अनुच्छेद 4 में क्या चीज है देखना ध्यान से। इससे पहले हम 2 अनुच्छेद समझ चुके हैं, जैसे कि पहला क्या देखें, अनुच्छेद क्रमांक 2, जिसमें हम देखते हैं किसी भी नए राज्यों का, सॉरी किसी भी विदेशी राज्यों को भारत में हम मिला सकते हैं, ठीक है। फिर देखें अनुच्छेद क्या बता दो, 3, वर्तमान में स्थित राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, साथ ही साथ एक राज्य को तोड़ के एक नया राज्य भी बना सकते हैं। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार से जो काम होता है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी काम होता है, इसको हम याद रखेंगे, इसको संविधान संशोधन, क्या ध्यान रखोगे जल्दी बताओ, संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, याद रखना। समझ आ पा रहा है? आया ना? क्या बोला जल्दी बताओ कि अनुच्छेद 2 के तहत किया गया काम और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया काम को क्या नहीं माना जाता है, संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। और ना ही संविधान संशोधन जब नहीं मानते हैं तो कुछ भी हम क्रमांक भी नहीं पढ़ेंगे कि संशोधन का कुछ क्रमांक इसमें देखने मिलता है क्या, नहीं। आया बात समझ में? आया ना? तो अनुच्छेद 4 में वही लिखा है। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 के तहत किया गया कार्य और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया कार्य क्या नहीं माना जाता है, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। सिंपल ये लिखा है अनुच्छेद 4 के अंदर। और अनुच्छेद 2 या 3 के तहत जो भी काम होता है, अब संविधान संशोधन नहीं मानते हैं और इनको अगर मान लो संसद से पारित कराना है, तो संसद में पारित कराने के लिए आपको याद रखना है साधारण बहुमत से पारित कराया जाएगा। कौन सा बहुमत? साधारण बहुमत। तो ये भी आपको याद रखेंगे। क्लियर है सबका? कि साधारण बहुमत से पारित करा जाता है। एक होता है विशेष बहुमत, क्या होता है, जिसमें 2/3 मत की आवश्यकता होता है, और साधारण बहुमत में आधे से अधिक, क्या बताओगे, आधे से अधिक मिल गया तो उसको हम पारित मानेंगे। आया बात समझ में? तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 4। किसी को डाउट तो नहीं है? बताओ, याद रहेगा? अनुच्छेद 3 में क्या देखे जल्दी बताओ, किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्रों में परिवर्तन और नए राज्य का गठन। समझ आ पा रहा है? कौन कर सकता है? संसद। फिर देखें अनुच्छेद 4 में क्या समझ आया, 2 के तहत किया गया काम और 3 के तहत किया गया कार्य क्या नहीं माना जाता, संविधान संशोधन। और किस बहुमत से पारित करवाएंगे? साधारण बहुमत से पारित करवाते हैं। क्लियर है कि नहीं जल्दी बताओ? है ना? अच्छा, ये भी एक चीज और याद रखना, अलग से मैं नोट करके लिख देता हूं कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी काम किया जाता है और कुछ जो इस टाइप का जो प्रस्ताव अगर मान लो पारित होके राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति को क्या करना होता है जल्दी बताओ? हस्ताक्षर, तभी वो चीज पारित माना जाएगा मुख्य रूप से, है ना? तो हस्ताक्षर जब किया जाता है, मान लो कि 2 के तहत 3 के तहत हम जो भी काम कर रहे हैं और राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तो हस्ताक्षर करने के लिए कभी भी मना नहीं कर सकता, उसको हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। समझ आ पा रहा है? और कोई भी नए विदेशी राज्य को मिला रहे हैं या कोई भी नए राज्य का गठन कर रहे हैं, इस टाइप का विधेयक किसके पास पहुंचा? राष्ट्रपति के पास। तो वह हस्ताक्षर करने के लिए कभी मना नहीं कर सकता है। ये भी नियम आपको याद रखना है। आया बात समझ में? है ना? क्लियर है सबका? चलो, तो इसी के साथ साथ हमारा भाग 1 खत्म हो गया। कौन सा हो गया बता दो? भाग 1 में हम अनुच्छेद 1 से लेकर कहां तक देखे? 4 तक। ऐसी हर एक भाग की अपनी कुछ कुछ विशेषताएं हैं, इसको आपको समझना है। क्लियर है सबका? है ना? चलो, अब आते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा आएगा भाग 2। ठीक है? चलो, भाग 2 जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत कहां से कहां तक के अनुच्छेद रखे गए हैं भाग 2 में? तो आप बताओगे अनुच्छेद 5 से कहां तक? 11 तक के जो आर्टिकल हैं वो अनुच्छेद 2 में है। क्लियर है सबका? और 5 से लेके 11 तक के जो भी आर्टिकल है, इसमें इसका टॉपिक क्या है? तो आपको बताना है नागरिकता। क्या बताओगे?
तो नागरिकता विषय को यहाँ बताया गया है। आया कि नहीं समझ में? याद रहेगा सभी को? तो भाग 1 और भाग 2 दोनों याद रहेगा सबको ना अभी? चलो, तो भाग 2 का टॉपिक क्या है जल्दी बता दो। नागरिकता। कहां से कहां तक अनुच्छेद आते हैं? 5 से लेकर 11। तब एक एक करके सभी अनुच्छेदों को हम ध्यान से समझते हैं कि 5 से लेकर 11 तक के जो आर्टिकल हैं उसमें नागरिकता को लेकर क्या क्या पॉइंट बताए गए हैं। और ध्यान में ये रखना है कि 5 से लेकर 11 तक के जो आर्टिकल हैं उसमें नागरिकता का जो टॉपिक लिखा होगा वो किस समय की बातों को बताने के लिए हम याद रखेंगे। तो जब देश आजाद हो रहा था, जब देश क्या हो रहा था बता दो? आजाद। या हम बात कर सकते हैं जब संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान का क्या बता दो? निर्माण। तो उस समय मतलब उस दौर का हम बात कर रहे हैं, आजादी के समय का और संविधान के निर्माण के समय का। तो उस समय कौन से व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इसको अनुच्छेद 5 से 11 में लिखा गया है। समझ आ रहा है? और वर्तमान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि वर्तमान में हम तो ये सब दौर से गुजर चुके हैं। ये जो 5 से लेकर 11 तक के जो आर्टिकल है वो किस समय के लिए काम आए थे? आजादी के समय और संविधान निर्माण के समय के बाद, मतलब उस समय वो काम आया था। अभी के समय ये 5 से 11 तक के अनुच्छेद काम नहीं आते हैं। अभी हमारा जो नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है वो हमारे लिए अभी लागू होता है हमारे ऊपर। समझ आ पा रहा है? हाँ ना? ये जो पढ़ेंगे वो उस समय का ही रहेगा, ठीक है? लेकिन आज भी क्वेश्चन जरूर आएगा इससे। समझ पा रहे हो कि नहीं? जल्दी बताओ। चलो चलो, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अनुच्छेद क्रमांक 5, ठीक है? चलो, अनुच्छेद 5 में देखो ये बताया गया है, अनुच्छेद 5 में ये बताया गया है, जैसे सिंपल याद रखना, जब संविधान का प्रारंभ हो रहा था, संविधान का क्या बताएंगे? प्रारंभ, मतलब 26 जनवरी 1950, ठीक है ना? संविधान का जब क्या हो रहा था जल्दी बताओ? प्रारंभ हो रहा था, ठीक है ना? तो उस समय अगर हम देखेंगे अनुच्छेद 5 के तहत क्या नियम बनाया गया था, ठीक है ना? तो उस समय ये माना गया था कि अनुच्छेद 5 के तहत मतलब किस प्रकार के व्यक्ति, मतलब किन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा अनुच्छेद 5 के अनुसार उस समय, ठीक है ना? तो इसमें पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि जिसका जन्म, जिसका क्या बता दो? जन्म भारत में हुआ है, वो अनुच्छेद 5 के अनुच्छेद 5 के तहत इस समय भारत का क्या होगा? नागरिक। आ रहा बात समझ में? है ना? तो जन्म के आधार पर इस समय क्या दी गई थी? नागरिकता। पहला किस्सा। इसी अनुच्छेद 5 में दूसरा पॉइंट ये लिखा गया था कि इसमें जैसे कि किसी व्यक्ति के माता पिता का जन्म क्या बता देंगे? मतलब जन्म के आधार पर नागरिकता तो मिलेगा, लेकिन एक रूल क्या भी देखा जाएगा जल्दी बता दो? उनका माता पिता का जो जन्म हो वो भारत में हुआ हो। कहाँ हो जल्दी बता दो? भारत में हुआ हो। समझ आ पा रहा है ना? नहीं, पहले तो एकदम सिंपल जन्म के आधार तो मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी देखने मिलता था कि जिनके माता पिता का जन्म कहाँ हुआ है? भारत में, तो उनको भी नागरिकता दे देते थे। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 5 के तहत। क्लियर सबका? तीसरा इसी में नियम ये था कि चलो ठीक है भाई, अगर उसका जन्म भारत में ना हुआ हो या माता पिता भारत में, उनका मतलब उनके माता पिता का जन्म भी भारत में मत हुआ हो, लेकिन कहीं से आके यहाँ पर बस गया हो और उसको बसे 5 वर्ष हो चुका है। कितना वर्ष हो चुका है? और इस चीज को हम कब से देखेंगे? संविधान लागू होने के तिथि से 5 साल पहले, मतलब 1945 के आसपास अगर वो यहाँ आके बसा है और यहाँ रहते रहते उसको कितना साल हो गया? 5 साल। तो अनुच्छेद 5 के तहत उनको नागरिकता दे दी गई थी उस समय। समझ आ पा रहा है? हाँ ना? जल्दी बताओ। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से याद रखना है। अनुच्छेद 5 के तहत किस प्रकार के व्यक्तियों को देश की नागरिकता मिली थी अनुच्छेद 5 के तहत? तो पहला क्या बताओगे? जन्म भारत में हुआ हो या उनके माता पिता का जन्म कहाँ हो? भारत में हुआ हो। समझ में आ रहा है?
और उनको संविधान लागू होने की तिथि से कितना साल पहले यहाँ रह रहा हो, 5 साल पहले रह रहा हो, तो उनको अनुच्छेद 5 के तहत उस समय नागरिकता मिला था। आए कि नहीं समझ में? जल्दी बताइए। ठीक, बस इतना ही अनुच्छेद 5। किसी का डाउट तो नहीं? जल्दी बताओ, बन जाएगा। ठीक, चलो अब आते हैं हम अनुच्छेद 6 की ओर। लास्ट में एक साथ रिवीजन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो अनुच्छेद 6 जो है, इसके तहत हम देखेंगे ध्यान से कि ऐसा किस प्रकार का व्यक्ति जो भारत में रह रहा है उनको जो नागरिकता मिला था। जन्म, माता पिता के आधार पर तो 5 के तहत मिल गया था, समझ आ पा रहा है ना? जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति, ये सब पूरा जो हम बात करेंगे अनुच्छेद 6 के तहत किस प्रकार के व्यक्तियों को उस समय देश की नागरिकता दिया गया था, तो आप सिंपल बताएंगे। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहा है, कहाँ रह रहा था? पाकिस्तान में, और वो भारत आ गया है, कहाँ गया जल्दी बताओ? भारत। तो उन व्यक्तियों को भी नागरिकता देश में दिया गया था, लेकिन अनुच्छेद 6 के तहत। कहाँ रह रहे थे लोग? पाकिस्तान। और मान लो देश का विभाजन हुआ, है ना, और देश का विभाजन होने के बाद टुकड़ा हुआ, तो कुछ लोग चाहते थे कि हम लोग भारत में ही रहें, तो पाकिस्तान से कहाँ गए जल्दी बताओ? भारत। तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों को भी नागरिकता मिला था उस समय, किस अनुच्छेद के तहत? 6 के तहत दिया गया था। समझ आ पा रहा है ना? जल्दी बताओ। चलो क्लियर है सबका? लेकिन पाकिस्तान से भारत अगर आते हैं तो उसके लिए ना एक कुछ डेट निर्धारित किया गया था, ठीक है ना, और उस डेट के तहत एक नियम लागू हुआ था जिसको हम बोलते हैं परमिट नियम। कौन सा नियम है जल्दी बताओ? परमिट नियम। परमिट मतलब समझते हो ना? परमिट मतलब एक अधिकार हमारा, जैसे गाड़ियों का परमिट होता है तो उन लोग कहीं भी राज्य में चला सकते हैं, वैसे ही उस समय परमिट नियम लागू किया गया था। और ये जो परमिट नियम है, ये कौन से तिथि को परमिट नियम लागू हुआ था, तो आपको याद रखना है 19 जुलाई। क्या बता देंगे? 19 जुलाई 1946। इस दिन कौन सा नियम लागू हुआ था जल्दी बताओ? परमिट नियम। ठीक है, अब परमिट नियम की 2 शर्तें थी। अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1946 के पहले आया है पाकिस्तान से भारत, है ना, क्योंकि समझ आ पा रहा है? देख लो एक बार ध्यान से, एक मिनट, मैं थोड़ा मिस्टेक लिख दिया हूँ। ये 1946 नहीं है, ये 1948 है, क्योंकि 47 में देश का विभाजन हुआ, तो अगले साल एक नियम लागू कर दिए, परमिट नियम। ठीक है, तो जो 19 जुलाई 1948 के पहले आया है उस पर परमिट नियम लागू नहीं हुआ। जो उससे पहले आ गया तो परमिट नियम लागू होगा क्या? परमिट नियम खुद बाद में आया है ना। और मान लो इस डेट के क्या हो चुका है जल्दी बताओ? पहले आ चुका है, तो उस पर परमिट नियम लागू नहीं होगा। लेकिन मान लो परमिट नियम लागू हो गया, उसके बाद यदि कोई व्यक्ति आता है पाकिस्तान से भारत, तो उस पर पहले परमिट नियम लागू होगा। उनको आने का अधिकार है या नहीं उस पहले जांच करेंगे, तब उनको यहाँ आने देंगे। समझ आ पा रहा है? तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबका? है ना? तो अनुच्छेद 6 क्या है जल्दी बता दो? किस प्रकार के व्यक्तियों को देश की नागरिकता मिला था जल्दी बताओ? पाकिस्तान से भारत आए लोगों को मिला था, ठीक है ना। और इसके लिए कौन सा नियम लागू हुआ था उस समय? परमिट नियम। जो पहले आ चुका है उनके लिए कोई परमिट काम नहीं करेगा, बिना परमिट के उन लोग यहाँ रह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद अगर कोई आया है तो उनके पास परमिट होना चाहिए यहाँ रहने का, और जिनके पास परमिट रहेगा उनको यहाँ रहने के लिए दिया जाएगा, या उनको यहाँ की नागरिकता मिलेगा, ये बोल सकते हैं। आए कि नहीं समझ में? आगे बढ़े। चलो, तो अनुच्छेद 5 तो सिंपल देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए था जिनका जन्म भारत में हुआ हो, या माता पिता का जन्म भारत में हो, या 5 साल पहले लोग रह रहे हो। समझ आ पा रहा है? अनुच्छेद 6 क्या है जल्दी बता दो? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, लेकिन इसमें भी उनके पास क्या होना चाहिए? परमिट। लेकिन परमिट किनके लिए लागू नहीं था? जो इस डेट से पहले आ चुके थे, लेकिन इस डेट के बाद जो आएंगे उनके पास परमिट होना चाहिए, तब उनको यहाँ की नागरिकता दिया गया था। आया बात समझ में? आगे बढ़े। चलो अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद क्रमांक 7। चलो अनुच्छेद
दोनों क्लियर है ना, 5 और 6? किसी का डाउट तो नहीं है? चलो अब आते हैं हम लोग आर्टिकल क्रमांक 7 में। इसमें देखो क्या है, ध्यान देंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा था और भारत में रहने के बाद वो चले गया पाकिस्तान। कहाँ चले गए जल्दी बताओ? और पाकिस्तान के बाद वहाँ कुछ रहा, लेकिन पाकिस्तान में रहने के बाद फिर से वो भारत आ गया। फिर से वो कहाँ गए जल्दी बता दो? भारत। तो उनको भी देश की नागरिकता दिया गया उस समय, लेकिन उसके लिए कौन सा अनुच्छेद काम आएगा? 7। उसमें जो कुछ पहलू जो नियम लिखे थे उसके आधार पे उनको भारत की नागरिकता दिया गया था। समझ आ पा रहा है? तो हम सिंपल ना इसको यहाँ तक बस बोलते हैं, एग्जाम में जब भी आएगा भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, इसके आगे की बात को नहीं बोलते। याद रखे सबको, क्या बोल रहा हूं मैं? भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता का विषय कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? 7 में कहा गया है। क्लियर है सबका यहाँ तक? है ना? चलो, इसके लिए भी कुछ डेट निर्धारित किया गया, उस डेट को आपको याद रखना है। वो डेट है, आपको याद रखेंगे, 1 मार्च 1947। क्या बता देंगे जल्दी बताओ? 1 मार्च 1947 के बाद वो गए हैं पाकिस्तान। 1 मार्च 1947 के बाद कहाँ गए? पाकिस्तान गए हैं। लेकिन जैसे ही देश का विभाजन हुआ अगस्त में, ठीक है ना, समझ आ रहा है? तो देश के विभाजन के बाद वो फिर से भारत आ गए। फिर से कहाँ गए जल्दी बताओ? मतलब 1 मार्च 1947 के बाद भारत से कहाँ गए? पाकिस्तान। और देश का जैसे विभाजन हुआ उसके बाद फिर वो पाकिस्तान से कहाँ गए? भारत। तो इस प्रकार के लोगों को भी देश की, भारत देश की नागरिकता मिला था। किस अनुच्छेद के तहत? 7 के तहत मिला था। क्लियर है सबका? है ना? और ये जो मुख्य रूप से हम बात करेंगे, यहाँ पर इस टाइप के सिचुएशन में उनको यहाँ का ना रजिस्ट्रेशन कराना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता था। एक तो परमिट वाला था, जो पाकिस्तान वाले ही थे लोग भारत आए। इसमें क्या भारत वाले थे लेकिन पाकिस्तान चले गए थे, फिर से भारत में आ गए, तो उनको क्या भरना पड़ता था जल्दी बताओ? रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्या बता देंगे? और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के 6 माह के बाद, कब, कितना जल्दी बता दो? 6 माह के बाद ही उनको यहाँ की नागरिकता मिलता था। समझ आ पा रहा है? आए ना, जल्दी बताएं। तो ये बस नियम है अनुच्छेद 7 में, बस याद रखना। भारत से पाकिस्तान गए लोगों की देश में वापिस नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत मिला था जल्दी बताओ? अनुच्छेद 7, इसमें याद रखना है। क्लियर है कि नहीं जल्दी बताओ? चलो अनुच्छेद 5 बता दो क्या है जल्दी से? जन्म के आधार, सिंपल, एक ही तो ज्यादातर क्वेश्चन आता है, जन्म के आधार पर नागरिकता, अनुच्छेद 5। ठीक है। पाकिस्तान से भारत आए हो तो अनुच्छेद, पाकिस्तान से भारत अनुच्छेद 6, भारत से पाकिस्तान अनुच्छेद 7। क्लियर है सबके यहां तक? ठीक। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 8 में। यहां तक क्लियर हो पा रहा है सबको? चलो अनुच्छेद 8 देखते हैं, इसमें क्या बातें कहा गया है। चलो इसमें देखो, याद रखना अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि अगर कोई बच्चा जो है या कोई भी व्यक्ति है वो भारत से बाहर है, कहाँ जल्दी बता दो? भारत से बाहर कोई बच्चा रह रहा है मान लो, ठीक है ना, लेकिन उनके जो माता पिता हैं, उनके क्या बता दो? माता पिता, ये दोनों भारतीय हैं, क्या जल्दी बताओ? तो उनको भी भारत देश की नागरिकता मिलेगा, जो भारत देश के बाहर रह रहा है, और अगर वो आता है तो उनको भी देश की क्या मिलेगा? नागरिकता। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत बोलेंगे तो? 8। तो एक क्लियर आता है सबका? तो अनुच्छेद 8 में क्या है समझ गए? उस समय देखा गया कि कोई लोग भाई, जैसे जिन लोग बाहर पढ़ने गए हैं या कुछ करने गए, लेकिन उनके माता पिता क्या है? भारतीय हैं, तो उस बच्चे को भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? 8 के तहत। बस इतना ही पॉइंट अनुच्छेद 8 में है। क्लियर है सबका? है ना? ठीक। चलो अब आते हैं अनुच्छेद 8 के बाद क्या देखते हैं? अनुच्छेद 9। ठीक है।
चलो मेन आपको ज्यादातर आपको नियमों को समझना है कि क्या क्या नियम होते थे। अनुच्छेद का जो क्रमांक धीरे धीरे आपको याद होगा, एक एक याद नहीं होने वाला। समझ आ पा रहा है? कई बार आप रिवीजन करोगे पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो अनुच्छेद जो 9 है इसमें देखो क्या कहा गया था कि अगर कोई मान लो कोई विदेशी नागरिक है, कौन सा नागरिक है जल्दी बताओ, विदेशी नागरिक, और वो भारत में आना चाहता है। कहाँ आना चाहता है जल्दी बताओ, भारत में। तो उनको भी देश की नागरिकता मिल जाएगा उस समय। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 9 के तहत। तो विदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता था उस समय, तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगा। किस अनुच्छेद में लिखा था? 9 में। क्लियर है सबका यहाँ तक? लेकिन ध्यान ये रखना है कि उनको जिस देश में रह रहा है वहां की नागरिकता का त्याग करके आना पड़ेगा, तब यहाँ का मिलेगा। क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कौन सा नागरिकता? कि अगर दूसरे देश के नागरिक हो तो यहाँ के नहीं बन सकते। समझ आ पा रहा है? या दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो देश का यहाँ का स्वतः खत्म हो जाता है। क्योंकि हमारे देश में कौन से प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक सबका? हाँ है ना? चलो, तो यहां तक जो हम देखे ध्यान से, जो प्रमुख रूप से हम देखते हैं क्या क्या आपको याद रखना है कि किस टाइप के लोगों को नागरिकता यहां मिला था। इसके बाद हम देखेंगे जैसे कि देखो अनुच्छेद 5 में समझ आ गया है, जन्म के आधार पर मिल गया था। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों को मिला। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान गए और वापिस फिर कहाँ गए? भारत, तो उनको भी देश की नागरिकता मिल गया था। फिर अनुच्छेद 8 में देखिए भारत के बाहर कोई रह रहा है और उसके माता पिता क्या है? भारतीय हैं, तो भी उनको मिल गया। फिर देखे लास्ट अंतिम सिचुएशन आया कि कोई विदेशी नागरिक यहाँ आके नागरिकता लेना चाहता है तो भी उनको दिया गया। मतलब हर एक कैटेगरी के लोगों को देश की नागरिकता मिला था उस समय। समझ आ पा रहा है? तो अलग अलग आर्टिकल के तहत ये हुआ था। क्लियर सबका? चलो इसके बाद देखो 2 अनुच्छेद अभी और बचे हुए हैं। कौन कौन सा? 10 और 11। ठीक है ना? तो उनको समझते हैं क्या उसमें बताया गया है। अनुच्छेद 10, ठीक है ना? चलो, अनुच्छेद 10 में यह बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल चुका है, भारत की क्या बता दो? नागरिकता, नागरिकता यदि मिल चुका है तो उसको कभी भी छीना नहीं जा सकता है। अगर मान लो आपको देश की नागरिकता मिल गया है तो जबरदस्ती आपसे कोई इस नागरिकता को छीन नहीं सकता देश में। किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 10 में। लेकिन एक ही ऐसा आधार है जिसके आधार पे छीना जा सकता है, और अगर आप करते हो देशद्रोह। क्या करते हो जल्दी बताओ? केवल याद रखेंगे देशद्रोह के आधार पर क्या कर सकते हैं? नागरिकता को छीना जा सकता है। किस आर्टिकल में यह नियम लिखा है? अनुच्छेद 10 में ये बात कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को कभी भी छीन नहीं सकते हैं। समझ आ पा रहा है? केवल किस आधार पर छीना जा सकता है? देशद्रोह के आधार पर छीना जा सकता है। किस आर्टिकल में यह सब नियम लिखा है? अनुच्छेद 10 में लिखा है। समझ आ पा रहा है ना? चलो, भाग 2 का अंतिम जो अनुच्छेद है वो कौन सा जल्दी बताओ? अनुच्छेद 11। ठीक है, चलो अनुच्छेद 11 में हम देखते हैं इसमें क्या बातें कही गई है। अनुच्छेद 11 में ये लिखा है, जैसे कि देखो अभी इससे पहले जो भी हम नियम देखे अनुच्छेद 5 से लेके 10 तक, ठीक है ना, वो ये अनुच्छेद 5 से लेके 8 तक में है, ये देखे कि उस टाइम के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बस अनुच्छेद को बनाया गया था। समझ आ रहा है? लेकिन भाई बाद में तो ये वाला अनुच्छेद काम आएगा नहीं, है ना? तो उनके लिए फिर नया नया नियम बनाना होगा। तो वो नियम कौन बनाएगा? जैसे अभी के दौर में कुछ नागरिकता का नियम बनाना है तो ये अनुच्छेद तो काम में आना नहीं है, वो तो उस समय का था। तो अभी के लिए जो नियम बनाएगा वो कौन बनाता है जल्दी बताओ? संसद। क्या बताओगे? तो संसद याद रखना अनुच्छेद 11 के तहत, अनुच्छेद किसके तहत? 11 के तहत नागरिकता से संबंधित कानून ला सकता है। समझ आ पा रहा है ना?
तो नागरिकता से संबंधित कानून केवल कौन ला सकता है, जल्दी बताओ, संसद। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत ऐसा किया जाएगा। आया कि नहीं समझ में? है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर कहां तक, जल्दी बताओ, 11 तक के पूरे अनुच्छेद हम देख चुके हैं। एक बार बिना देखे रिवीजन करते जाएंगे, ठीक है। चलो, अनुच्छेद 5 बताओ, जन्म के आधार पर नागरिकता, एक ही बताओगे काफी है। अनुच्छेद 6 में भारत से पाकिस्तान, नहीं, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, ठीक है ना। अनुच्छेद 8, विदेश में रहने वाला बच्चा भी यहाँ का नागरिक हो सकता है, ठीक है ना। किसमें? माता पिता क्या हो, भारतीय। और उसके बाद कौन सा अनुच्छेद देखे? अनुच्छेद 9 में क्या था? कोई अगर विदेशी व्यक्ति है और यहाँ का नागरिकता लेना चाहता है तो ले सकता है। किसके तहत? 9 के तहत। फिर देखिए अनुच्छेद 10, जिसमें बताया गया है कि कभी भी नागरिकता को छीना नहीं जा सकता है। किस आधार पर छीना जा सकता है? देशद्रोह के आधार पर। फिर देखिए अनुच्छेद 11, उसमें क्या था? संसद नागरिकता से संबंधित क्या बना सकता है? नियम कानून लाकर कुछ अधिनियम लागू कर सकता है। क्लियर सबका? आगे बढ़े। अच्छा, वर्तमान में हमारे पर नागरिकता का जो भी नियम लगता है, कौन सा अधिनियम वर्तमान में हमारा काम करता है, ठीक है ना। और नागरिकता को लेके कई बार संशोधन हो चुके हैं, समझ आ पा रहा है। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण संशोधन हम पढ़ेंगे, जिसको कहा जाता है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। ये वाला आपको याद रखना है। इस अधिनियम को हमको विस्तार से पढ़ना होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समझ आ पा रहा है? अनुच्छेद तो हम अलग से पढ़ ही चुके हैं, तो वो तो उस समय का था। अभी के लिए क्या है? तो अभी के लिए अधिनियम ये वाला है। समझ आ पा रहा है ना। कौन सा अधिनियम है, जल्दी बताओ? भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। तो इस अधिनियम में हम देखेंगे कि क्या क्या चीजों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है, इस अधिनियम के तहत वर्तमान में कुल 5 आधार पर, कितने आधार पर, जल्दी बताओ? 5 आधार पर नागरिकता प्राप्त हो सकता है। कितने आधार पर? 5। जिसमें से सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आप बताओगे जन्म के आधार पर। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर नागरिकता हमको मिल सकता है। समझ आ पा रहे हैं? दूसरा बताया गया इस अधिनियम में, आप बताओगे वंश के आधार पर। किसके आधार पर, जल्दी बताओ? वंश के आधार पर क्या मिल सकता है? देश में नागरिकता मिल सकता है। क्लियर सबका? फिर अब देखेंगे तीसरा जो है हमारा, जिसको हम बोलते हैं देशीकरण। ये देशीकरण के आधार पर। किसके आधार पर, जल्दी बताओ? देशीकरण के आधार पर क्या मिल सकता है? नागरिकता। चौथा है जिसको हम बोल सकते हैं भूमि विस्तार। क्या बोलते हैं? भूमि विस्तार के आधार पर नागरिकता। आ रहा समझ में? है ना। और 5वां जो विषय है जिसको हम बोलते हैं पंजीकरण। क्या बताओगे? तो ये 5 चीज आपको समझना है इस अधिनियम के अंदर। समझ आ पा रहे हैं? जल्दी बताओ। है ना। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के आधार पर वर्तमान में कितने आधार पर हमको नागरिकता मिल सकता है? 5 आधारों पर। जिसमें चलो बताओ, सबसे पहला जन्म, दूसरा वंश, तीसरा देशीकरण, चौथा भूमि विस्तार, और 5वां क्या है? पंजीकरण। क्लियर है यहां तक सबका? सबसे पहले हम समझते हैं जन्म के आधार पर जो नागरिकता का नियम क्या है। तो जन्म के आधार पर नागरिकता का सिंपल नियम ये बताया गया है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या इसके बाद भारत में हुआ हो, तो उनको जन्म के आधार पर नागरिकता दिया जाएगा। ये सिंपल बात लिखा है। समझ आ पा रहे हैं? है ना। याद रहेगा सबको? 1955 के अधिनियम में क्या लिख दिया गया? जन्म के आधार के लिए क्या नियम है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या इसके बाद हुआ हो,
तो उनको किस आधार पे नागरिकता मिलेगा? जन्म के आधार पर। क्योंकि इसके पहले अगर हुआ होगा तो अनुच्छेद 5 में आ जाएगा। वो तो अनुच्छेद 5 में था ना जन्म आधार, तो उसके पहले का बातचीत का है। उसके बाद अगर है तो इस अधिनियम के तहत जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, बन जाएगा। चलो अब आते हैं हम मुख्य रूप से किस आधार पर, जल्दी बताओ? वंश के आधार पर, ठीक है ना। वंश के आधार पर अगर हम देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर है, कहाँ जल्दी बता दो? भारत के बाहर किसी भी बच्चे का जन्म होता है, किसी बच्चे का क्या होता है जल्दी बताओ? जन्म, ठीक है ना। और ये भी जन्म की तिथि सेम हम बताएंगे ये वाला। अगर जन्म भारत में हुई हुआ है तो जन्म के आधार पर मिल जाएगा। लेकिन 26 जनवरी 1950 या इसके बाद किसी बच्चे का जन्म भारत के कहाँ हो रहा है? बाहर। समझ आ रहा है? और भारत के बाहर लेने वाला बच्चे में से हम देखेंगे मुख्य रूप से उनके माता पिता, क्या बता देंगे? उनके माता पिता में से कोई भी एक भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। तो वर्तमान में उसको वंश के आधार पर क्या मिल जाता है? नागरिकता। समझ आ पा रहे हैं? वंश वाला समझ पा रहे हो? ये तो भारत के क्षेत्रफल में ही जन्म लेना है, तो जन्म के आधार पर। भारत के क्षेत्रफल के बाहर कोई विदेश में जन्म ले रहा है ना, तो उसको वंश के आधार पर मिलेगा। लेकिन उनके माता या पिता में से कोई भी एक क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। समझ आ पा रहा है ना? क्लियर सबके यहां तक? और स्टार्टिंग में नियम ये था, अभी तो हम पढ़ते हैं तो माता या पिता कोई भी यदि एक भारत का नागरिक है तो वंश के आधार पर मिल जाता था। लेकिन स्टार्टिंग में जब ये नियम आया था ना, तो उस समय केवल पिता के आधार पर मिलता था। अगर पिता भारत का नागरिक है तो ही उस बच्चे को भारत की वंश के आधार पर यहाँ की नागरिकता मिल सकता था। लेकिन इस नियम को बदला गया 1992 में। कब बदला गया जल्दी बता दो? 1992 में नियम को बदला गया और आया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। और उस नियम में कहा गया कि अगर माता भी अगर भारतीय है तो बच्चे को भी भारत की नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन 1992 से पहले केवल किस आधार पर मिलता था? पिता के आधार पर बस मिलता था। क्लियर यहां तक सबका? है ना? तो इस चीज को आपको याद रखना, दोनों याद रहेगा। जन्म के आधार पर मतलब यहां जन्मा हो, वंश के आधार पर का मतलब क्या होगा? बाहर जन्म हो तो माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो उनको मिल सकता था। लेकिन स्टार्टिंग में केवल क्या था? पिता का आधार। 1992 के बाद क्या आ गया? माता का आधार भी आ चुका है। क्लियर है यहां तक सबका? है ना? चलो अब आते हैं हम लोग देशीकरण के बारे में। किसके बारे में जल्दी बताओ? देशीकरण, ठीक है ना। देशीकरण में देखो क्या बताया गया है कि भारत सरकार से एक प्रमाण पत्र अगर कोई ले लेता है, देशीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर कोई भी अन्य देश का नागरिक, कोई भी क्या बोल रहा हूं मैं? अन्य देश का नागरिक भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। समझ आ पा रहा है ना? लेकिन नियम ये कहता है कि उसको अपने देश की नागरिकता का त्याग करके आना होगा, तभी उसको देशीकरण के आधार पर यहाँ की क्या मिलता है? नागरिकता। तो ये किस टाइप के लोग हैं समझ पा रहे हो? विदेश में रहने वाला व्यक्ति है, वहां की नागरिकता का क्या करेगा? त्याग, और यहाँ की नागरिकता का क्या करेगा? ग्रहण। तो उसको कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? देशीकरण। जैसे आप लोग जैसे जाओगे भाई तो नागरिकता में आपको जैसे वंश के आधार पर होगा या तो जन्म के आधार पर लिखा रहता है। इनके में क्या लिखा रहेगा? देशीकरण। क्या लिखा रहेगा? और इस देश की नागरिकता को छोड़ा है और हमारे देश की नागरिकता को ग्रहण किया है। तो उसके लिए कौन सा प्रमाण पत्र होता है उनके पास? देशीकरण प्रमाण पत्र भारत सरकार से उनको मिलता है। क्लियर सबके वाला? है ना? अब आते हैं कौन सा जल्दी बताओ? भूमि विस्तार। क्या देखते हैं जल्दी बताओ? जैसे मान लो कि भारत का क्षेत्रफल है या कोई ऐसा क्षेत्र, जैसे मान लो कि हमारे आसपास के जितने भी अन्य देश हैं, ठीक है ना, और मान लिया जाए कि जैसे कि अपन भूमि विस्तार होते गया, ठीक है ना, और कोई दूसरा देश का कोई क्षेत्रफल हमारे देश में आ गया, ठीक है ना, और हमारे देश में आने के बाद वहाँ के जो लोग हैं पहले दूसरे देश का नागरिक थे, लेकिन उनका क्षेत्र कहाँ आ गया? भारत में। तो उनको बिना कुछ किए भारत की नागरिकता दे दी जाती है। क्योंकि ये तो इन तीनों कैटेगरी में तो आएंगे नहीं। तो उनको किस आधार पर मिलता है जल्दी बताओ? भूमि विस्तार के आधार पर स्वतः भारत की क्या मिल जाता है? नागरिकता मिल जाएगा बिना कुछ किए। समझ आ पा रहा है ना? तो ये भूमि विस्तार सबको क्लियर है?
यदि किसी भूभाग को भारत में हम शामिल कर लेते हैं, ऐसा भी होता है ना, जैसे सिक्किम को किए थे शामिल, तो उनको ऑटोमेटिक यहाँ की नागरिकता दे दिया गया था, क्योंकि ये तीनों आधार तो आएंगे नहीं, तो उनको भूमि विस्तार के आधार पर देश की क्या मिला था, नागरिकता। क्लियर है तक सबका? चलो अंतिम हम देखते हैं पंजीकरण वाला क्या है, पंजीकरण का सिचुएशन क्या है। तो पंजीकरण का सिचुएशन ये होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर हम देख सकते हैं पंजीकरण के लिए, जैसे ये इसके लिए देशीकरण प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, और इसके लिए हमको पंजीकरण, ये प्रमाण पत्र के नाम है पंजीकरण प्रमाण पत्र। इसमें किस टाइप के लोगों को हम रख सकते हैं, जैसे कि मान लो कि हम लेते हैं यहाँ पर कोई विदेशी स्त्री, ठीक है ना, कोई विदेशी स्त्री मान लो कोई भारतीय पुरुष से विवाह किया, समझ आ पा रहे हैं, है ना, कोई विदेशी स्त्री क्या बता रहे हैं, भारतीय पुरुष से यदि विवाह करती है तो उनको देखो, अब तो ना तो वो जन्म वाला है, ना वंश वाला है, ना देशीकरण है, ना भूमि विस्तार है, तो उनको क्या देते हैं, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन, क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मिलता है, और उनको देश की क्या देते हैं, नागरिकता। आ रहा बात समझ में? ये इसमें भी लिखा है कि विदेशी स्त्री भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी हो या भविष्य में करने वाली हो, तो उसके आधार पर भी मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक कैटेगरी इसमें अपन और रखते हैं, जैसे कि जो कुछ देश वाले, कुछ एक संस्था है जिसको बोलते हैं राष्ट्रमंडल, क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल ऐसे देशों का समूह है जो ब्रिटिश का गुलाम था, किसका गुलाम था, ब्रिटिशों का गुलाम देशों का एक ना समूह है, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रमंडल, क्या बोलते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है ना। तो कोई राष्ट्रमंडल देश वाला कोई व्यक्ति भारत में आके है या भारत सरकार की नौकरी कर रहा है, समझ आ पा रहा है ना, तो उस टाइप के लोगों को भी हम पंजीकरण के आधार पे ना नागरिकता दे देते हैं। समझ में आ रहा है? बस नियम क्या है जल्दी बताओ कि वो कौन सा देश का होना चाहिए, राष्ट्रमंडल देश समूह का होना चाहिए, और वो भारत सरकार की नौकरी कर रहा हो, तो उस टाइप के लोगों को भी हम क्या देते हैं, पंजीकरण के आधार पे क्या देते हैं, नागरिकता देते हैं। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ, है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम में 5 आधार पे नागरिकता मिलता है। कितने आधार पर? 5। पहला कौन सा जल्दी बताओ? पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश, तीसरा देशीकरण, चौथा भूमि विस्तार, और 5वां पंजीकरण। क्लियर है तक सबका, है ना। चलो, ये जो विधेयक 1955 में बन के तो रेडी हो गया, लेकिन समय समय पे कुछ चेंजेस भी करना पड़ा। जैसे इसमें 1986 में कुछ चेंजेस आया। कब चेंजेस आया जल्दी बताओ? 1986 में चेंजेस करके ये बोला गया कि जैसे मान लो कि पंजीकरण प्रमाण पत्र जब कोई लेता है ना, तो इस पहले नियम ये कहते थे कि उनको 6 महीने तक तो पहले रहना पड़ेगा। कितना माह तक? 6 माह तक अगर रुक गए हैं उनके, तब उनको पंजीकरण के आधार पर क्या देंगे, नागरिकता। लेकिन 1986 में इस नियम को बदला गया, अवधि को बदल दिए, तो इसको कर दिए 5 वर्ष। क्या कर दिए? 5 वर्ष, क्योंकि 6 महीने में क्या होता है, तोड़ ओड़ के भाग जाते हैं लोग, ठीक है, विदेशी स्त्री है, तो 5 अब नागरिकता दे दिए, तो 5 साल टिक गया, मतलब पूरा संभावना है, ठीक है नहीं, भविष्य में। तो आ रहा बात समझ में? तो पहले क्या बताएंगे, पहले नियम क्या था, 6 माह, और अभी कितना है, 5 वर्ष। कब संशोधित हुआ? 1986। 1986 में देशीकरण वाले को भी ना इस समय में चेंजेस किए। इसमें आपका था देशीकरण प्रमाण पत्र तभी मिलेगा जब वो 5 वर्ष रह चुका हो। कितना वर्ष जल्दी बताओ? 5 वर्ष अगर है तो 5 वर्ष से बढ़ा के ना इसको कर दिया गया 10 वर्ष। क्या कर दिए? 10 वर्ष तक अगर यहाँ रहते हैं तभी देशीकरण के आधार पे क्या मिलेगा, नागरिकता। क्योंकि ये दूसरे देश को छोड़ के आए हैं और यहाँ रह रहे हैं, तो पहले कितना साल तक उनको कम से कम रहना पड़ता था, 5 साल तक रहेंगे तब उनको देशीकरण प्रमाण पत्र मिलेगा। और अभी उसके लिए क्या कर दिए हैं, 10 साल तक रहेंगे तब उनको देशीकरण प्रमाण पत्र मिलेगा और देश की नागरिकता उनको प्राप्त होगा। समझ आ पा रहे हैं? तो 1986 का जो चेंजेस है समझ पा रहे हो, है ना। तो फिर से बता दो, पंजीकरण के लिए पहले कितना माह तक रहना पड़ता था, 6 माह, और अभी 5 वर्ष। देशीकरण वाले के लिए पहले 5 वर्ष और अभी 10 वर्ष आपको याद रखना है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो ये हो गया हमारा मुख्य जो अधिनियम हम देखे उसके बारे में, याद रहेगा कि नहीं, जल्दी बताओ।
तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत जो नियम था, कितने आधार पर नागरिकता? 5। पहला बताओ जन्म, दूसरा वंश, तीसरा देशीकरण, चौथा भूमि विस्तार और पांचवा पंजीकरण। क्लियर है यहां तक सबका? एक लास्ट पॉइंट हमारा पढ़ेंगे तब नागरिकता टॉपिक खत्म, मतलब भाग 2 हमारा खत्म हो जाएगा। समझ आ पा रहा है? वो हम देखते हैं भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होता है। क्या समझेंगे? भारतीय नागरिकता का अंत को लेके कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अंत बोले या समाप्ति बोले, जो भी आप बोल सकते हो। तो सबसे पहला ये है कि आप स्वयं से त्याग पत्र दे सकते हो। स्वयं से क्या दे सकते हैं? त्याग पत्र दे सकते हो कि हम देश की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं। तो ये हो गया पहला तरीका देश की नागरिकता का अंत करने का। समझ आ पा रहा है? दूसरा इसमें रहता है, अगर आप अन्य देश की नागरिकता ले लिए, अन्य देश की क्या बता दो, नागरिकता अगर ले लेते हो तो देश की नागरिकता स्वतः अंत हो जाएगा, यहाँ का नागरिकता क्या हो जाएगा? समाप्त। क्लियर सबका? है ना? और तीसरा तरीका है सरकार द्वारा छीना जाना। देश की नागरिकता को क्या कर सकते हैं? छीन सकते हैं। और पहले भी देखें किस आधार पर? केवल देशद्रोह के आधार पर। तो ये 3 तरीका आपको यहां से देखना है नागरिकता के अंत का। समझ आ पा रहे? जल्दी बताओ। चलो पहला बताइए क्या है? स्वयं से त्याग पत्र वाला है, दूसरा अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो, और तीसरा सरकार द्वारा छीना जाना। किस आधार पर? देशद्रोह के आधार पर। क्लियर है यहां तक सबका? चलो तो ये हो गया हमारा नागरिकता टॉपिक खत्म। एक बार जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से देखो, फिर कल हम भाग 3 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? चलो देखो इधर ध्यान से। भाग 2 का विषय क्या है? जल्दी बताओ। नागरिकता कहां से कहां तक है? 5 से 11। और 5 से 11 का जो अनुच्छेद कब काम आता है? देश जब संविधान निर्माण हो रहा था, लागू हो रहा था, या आजादी के समय की बातचीत कही गई है। समझ आ पा रहा है? चलो अनुच्छेद 5 बता दो सबसे पहले, जन्म के आधार पर। दूसरा अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रह रहा कोई बच्चा हो तो उसको भी यहाँ का मिलेगा नागरिकता। अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता, अगर विदेशी नागरिक यदि कोई यहाँ आता है तो अनुच्छेद किसके तहत? 9 के तहत। अनुच्छेद 10 में क्या है? भारत की नागरिकता कभी छीना नहीं जा सकता है, केवल एक ही आधार पर, देशद्रोह के आधार पर। ठीक है। अनुच्छेद 11 संसद नागरिकता से संबंधित क्या बना सकता है? नियम कानून बना सकता है। ठीक है ना? फिर हम पढ़े नागरिकता संशोधन अधिनियम, कितने आधार पर नागरिकता मिल सकता है? 5 आधार पर। पहला जन्म, दूसरा वंश, तीसरा देशीकरण, चौथा भूमि विस्तार और पांचवा पंजीकरण। फिर देखें अंत के बारे में। पहला स्वयं से त्याग पत्र दे सकते हैं, दूसरा अन्य देश की नागरिकता लेके, और तीसरा सरकार द्वारा छीना जाना। किस आधार पर? देशद्रोह। क्लियर यहां तक सबका? चलो तो ये हो गया भाग 2 हमारा खत्म। क्लियर है नहीं? जल्दी बताओ। चलो बाकी इसका के भाग 3 जो रहेगा वो रहेगा हमारा मौलिक अधिकार। क्या रहेगा? जल्दी बताओ। जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद पढ़ेंगे। कहां से कहां तक बताओ? 12 से 35 तक के पूरे आर्टिकल उसमें मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलो तो आज यहां तक लिख लेना, बाकी कल देखते हैं। ठीक है।